हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटरेचर क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के लेक्चर में हम जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, जो आज तक हमने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियोस किए, उनका एक कंक्लूजन कह लो कि उसमें तो हम लोगों ने डिटेल में और सभी लगभग सभी फिगर ऑफ स्पीच को कवर करने की कोशिश की। उससे भी ज़्यादा है फिगर्स ऑफ स्पीच, बट दे आर मोस्ट कॉमन कह लो। और उससे उसमें भी जो कॉमन है, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पूछे जाते हैं, या जो इतने मतलब आपको पता होने ही चाहिए, ओके, एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एज अ स्टूडेंट ऑफ रेटरिक्स, ठीक है, ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे कॉमन फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को सुनने को मिलता है, वो है सिमली। ओके, एज अ सिमली क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ओके, डिफरेंट काइंड्स के दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ओके, और उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लाइक, एज, सो, एज, लाइक एज, ठीक है। ऐसे वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, जिससे कि हम उसको कंपेयर करते हैं। टू डिफरेंट अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ कोई सिमिलर कॉमन क्वालिटी होता है, उसके बेस पे हम कहते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लो, जैसे असेंबली इज एन कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, यूजली विद एज एंड लाइक आर यूज्ड इन इट। यहाँ पे देख लो, एज योर आवर्स टू, या लाइक टू द समर स्ट्रिंग। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिमली, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है, वहां पे लाइक, एज, सच एज, ठीक है, लाइक एज, ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता है, या इम्प्लाइड सिमिली भी इसको कहते हैं। तो ये है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इट वर अनदर। ओके, उसको एक चीज को हम दूसरा मान लेते हैं, हाईलाइटिंग देयर सिमिलरिटीज विदाउट यूजिंग लाइक और एज, विच मेक इट इन अ सिमिली में जैसे हम लोग कहते हैं कि हम उसको लाइक या सच एज ऐसा कुछ करते हैं, बट यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं कि वही क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। लाइक वहां पे रहता है टाइम इज लाइक अ थीव। ओके, यहाँ पे क्या है, टाइम इज थीव, कि समय क्या है, एक तरीके का चोर है कह लो। वहां पे हम क्या कहते हैं कि समय चोर जैसा है, यहाँ पे समय ही चोर है। ओके, ऐसा कुछ हम कहते हैं। या हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर। ओके, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो वहां पे रहता है लाइक, ओके, लाइक, लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो यहाँ पे हमने उसको मान ही लिया है कि उसका जो आवाज है वो कैसा है, गाने की तरह है, संगीत की तरह है। मेरे कानों को वो संगीत की तरह लग रहा है, उसका आवाज की तरह नहीं, संगीत है की तरह अगर हम बोलते हैं तो वो सिमिली हो जाता है। ओके, सो दिस इज मेटाफर एंड सिमिली, जो कि बहुत कॉमन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नाउ मेटोनिमी। मेटोनिमी भी एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, कि यहाँ पे हम एक वर्ड या फ्रेज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी अनदर क्लोजली एसोसिएट वर्ड से, एक एसोसिएटेड वर्ड से। वहां पे सिमिली में हम कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफर में भी कहीं ना कहीं हम कंपेयर ही कर रहे हैं और उसको मान ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक इनडायरेक्ट कनेक्शन, रादर डायरेक्ट कंपैरिजन से ज्यादा हम लोग इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। लाइक यहाँ पे देख लो कि किसी हम वर्ड से हम किसी और चीज को एसोसिएट करते हैं, जैसे व्हाइट हाउस हमने बोल दिया, तो व्हाइट हाउस मतलब ये किसी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे व्हाइट हाउस दैट मीन्स प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर गवर्नमेंट होगा, उसकी बात कह रहे हैं। जैसे हम लोग इस्लामाबाद बोलते हैं, तो दैट इज पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात हो रही है। लाइक न्यू दिल्ली। ओके, तो हम जब न्यू दिल्ली की बात बोलते हैं, तो वो हम न्यू दिल्ली सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लाइक हम जब बोलते हैं टीम इंडिया, ठीक है, तो टीम इंडिया में हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं क्रिकेट से एसोसिएट कर रहे हैं उसको। तो मेटाोनमी में क्या है कि हम एसोसिएट करते हैं, और मेटाफर में या सिमिली में हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम किसी एक वर्ड या फ्रेज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से। ओके, दैट इज मेटोनिमी। ओके, सैनिडिकी क्या है? सैनिडिकी इज अ रेटोरिकल डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब हम किसी चीज के पार्ट को पूरे होल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरे होल को किसी पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसमें हम समझेंगे इसको आगे एग्जांपल से। लाइक ऑल हैंड्स ऑन डेक। नाउ सभी हाथ डेक पे आ जाए, ठीक है, ऐसा। तो नाउ यहाँ पे हैंड्स इज फॉर सेलर्स, ठीक है, कि सभी सेलर्स की बात हो रही है। या यहाँ पे है लेंड मी योर ईयर्स। ओके, तो अब अपने ईयर्स मुझे दो, तो लेंड मी योर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स जो है वो ऐसा नहीं कान की बात हो रही है, मतलब अपना, आप क्या कंसंट्रेशन, अपना अटेंशन हमें दो। ओके, तो ये जो हम किसी पार्ट से किसी होल को, मतलब तुम पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाओ, ईयर्स कहने का मतलब केवल कान की बात नहीं है,
पूरा शरीर तुम्हारा कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे हैंड्स की बात है तो केवल हैंड्स ही नहीं आएंगे ना, पूरा का पूरा एक सेलर ही आएगा। तो सभी की बात हो रही है, तो हम किसी पार्ट से, हैंड एक पार्ट है बॉडी का, ईयर एक पार्ट है बॉडी का, उससे हम पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दैट इज मेटोनमी। ठीक है, अब इट इज ऑफन यूज्ड विद मेटोनमी। कैसे क्या होता है कि बट व्हाइल मेटोनमी इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, सैनिडिटी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। वहां पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस पार्ट को यूज कर रहे हैं। ओके, तो सैनिडिटी में आपको ये पार्ट होल की तरह देखने को मिलता है। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज होता है, वो बगल वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी ना बता करके वो किसी और चीज की क्वालिटी बता रहा होता है। वो मतलब एक पर्सन की बात कर सकता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा होता है, लेकिन सेंटेंस में वो किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा मिलेगा आपको। अब ये थोड़ा सा समझने की जैसे यहाँ पे क्या है, अ हैवी हार्ट बियर्स नो नॉट अ हम्बल टन। हाँ, अ हैवी हार्ट बियर्स नॉट अ हम्बल टन। ओके, नाउ हैवी हार्ट, हार्ट तो हैवी नहीं हो सकता है। लेकिन हम उसको हैवी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, अब इसको हम हार्ट के लिए हार्ट की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, बट वो हार्ट की क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो बेसिकली उस पर्सन की बात कर रहा है जो कि काफी ज्यादा सौरों में है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को बता रहा है। तो ट्रांसफर्ड नाम से समझ लो कि क्या है, वो हम किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर्ड विथ में क्या है कि ट्रांसफर्ड विथ is a figure of speech in which an adjective or descriptive phrase या कोई phrase describe कर रहे हैं is applied to a noun। हाँ, now that it does not logically modified but is associated with it indirectly। ओके, तो उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ये हार्ट के क्वालिटी को नहीं बता रहा है, बट वो किसी उससे एसोसिएटेड चीज की बात कर रहा है। ओके, तो एडजेक्टिव टिपिकली डिस्क्राइब द इमोशन और द कंडीशन ऑफ अ पर्सन। हाँ, किसी एक पर्सन की इमोशन या कंडीशन की बात हो रहा होता है, बट इज ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट और सेटिंग। ठीक है, लेकिन उसको हम किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सेटिंग से ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है कि यहाँ पे हम दो डिफरेंट या कंट्राडिक्टरी या अपोजिंग वर्ड्स को साथ में रखते हैं। तो अपोजिंग वर्ड्स कंट्राडिक्टरी होता है, कॉन्सेप्ट को पियर टुगेदर, पियर में रखते हैं। ओके, याद रखना इस चीज को। ओके, तो जिससे एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। जुक्स्टा पोजिशन मतलब यही होता है कि चीजों को साइड बाय साइड रखना। लाइक लविंग हेट। अब देखो लविंग और हेट। तो लविंग हेट दैट मीन्स क्या हो गया, लविंग तो कोई चीज और हेट दोनों अपोजिट है अपने आप में, लेकिन वो लविंग हेट हमने एक कह लो कि एक एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए हमने लिखा है इसको। ओके, तो लविंग हेट दोनों अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं या वर्ड्स हैं या उनकी मीनिंग्स अलग हैं, अपोजिट मीनिंग है, लेकिन उसको हमने साथ में रखा है। तो ऐसा जब आपको कहीं भी देखने को मिले तो दैट इज ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट इज डार्कनेस विजिबल। नाउ डार्कनेस कभी विजिबल होता नहीं है। ओके, बट यहाँ पे हमने डार्कनेस विजिबल की बात की है। तो हम दो जब अपोजिट वर्ड्स जिनकी मीनिंग अपोजिट होती है, उसको जब हम साइड बाय साइड रखते हैं तो उसको हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता है एंटीथीसिस। एंटीथेसिस में क्या है कि हम आइडियाज को साइड बाय साइड रखते हैं, लेकिन वो एक फ्रेज में नहीं होते हैं। लाइक हमने ऑक्सीमोरन में देखा कि ये एक ही फ्रेज में आपको देखने को मिल रहा है, दोनों एक ही फ्रेज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है, एक पैरेलल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक साथ नहीं होंगे। वो आइडियाज होंगे या फ्रेजेस होंगे, लेकिन एक साथ नहीं होंगे। देखिए, देखो जैसे यहाँ पे गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। नाउ लिबर्टी और डेथ, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये अपने आप में अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को दिखा रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीमोरन में बात करते तो ये लिबर्टी डेथ एक साथ होता है। तो जब ये दोनों एक साथ होते, मतलब यहाँ पे मीनिंग सेंस नहीं क्रिएट हो रहा है लिबर्टी डेथ ऐसा कुछ करके, बट ये दोनों अपने आप में अपोजिट अपोजिट हैं। तो वो ऑक्सीमोरन हो जाता है। बट यहाँ पे देखो आप एक सेंटेंस में देखने को ये मिल रहा है। ओके, और बीच में एक और भी वर्ड्स है, तो हम कंट्राडिक्टरी देखो यहाँ पे एक ये फ्रेज है, एक ये फ्रेज है, दो फ्रेजेस है, दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एंटीथेसिस में ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट पैराडॉक्स। ये तीनों काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स। ओके, तो पैराडॉक्स क्या है कि पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लाइक एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में क्या था, ऑक्सीमोरन में हम दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स हैं, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं और ये दोनों आपस में अपोजिट साइड बाय साइड रखा है। नाउ एंटीथेसिस में क्या था, एक वर्ड, ठीक है, यहाँ पे है, दूसरा वर्ड कहीं यहाँ पे है। और इन दोनों के बीच में कई कुछ है, लेकिन ये दोनों अपने आप में क्या है, अपोजिट है। ओके,
नाउ ये दोनों एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन हो गए। नाउ पैराडॉक्स में क्या है कि ये पूरा जो सेंटेंस रहेगा, वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी रहेगा। कि वो जो मीनिंग निकाल रहा है वो अपने आप में काफ़ी कंट्राडिक्टरी है। उसमें और कुछ मीनिंग है। ओके, समझो इस चीज़ को। तो अ पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट, प्रोपोज़िशन और सिचुएशन दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी और सेल्फ रिफ्यूटिंग, कि वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है या अपने आप को ही गलत साबित कर रहा होता है वो स्टेटमेंट। Yet upon deeper analysis may reveal an unexpected truth और deeper meaning। लेकिन जब उसको हम ध्यान से सोचते हैं, थोड़ा सा उस पे को एनालाइज करते हैं, तो समझ में आता है कि उसमें कोई तो और डीप मीनिंग है। देखो जैसे यहाँ पे आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। नाउ अब एक पर्सन क्रूएल होके काइंड कैसे हो सकता है? तो ये अपने आप में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन अगर इसकी हेमलेट का है वैसे ये, तो इसमें अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें तो कभी कभी जैसे फादर होते हैं ना, अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो काफी गुस्सा क्रूएलिटी जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो वो एक तरीके का फॉर्म ऑफ काइंडनेस है। वो एक डीपर मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको आप कैसे समझोगे। ओके, तो वो भी वही वैसा ही कुछ है कि अब मुझे क्रूएल बनना पड़ेगा काइंड होने के लिए ना। ठीक है, तो ये चीज वो पैराडॉक्स में आपको देखने को मिलता है। अनदर एग्जांपल इज फाउल इज फेयर और एंड फेयर इज फाउल। मैकबेथ का एग्जांपल है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। नाउ अब जो चीज फेयर है वो फाउल कैसे हो सकता है, या जो चीज फाउल है वो फेयर कैसे हो सकता है, सही गलत कैसे हो सकता है, गलत सही कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो वो विचेस है, उनके लिए वही है कि जो चीज गलत है उनको उसी चीज में मजा आता है। ओके, जो इविल पर्सन रहेगा वो अच्छी चीजों से तो परेशान होगा। ओके, और बुरी चीजें उसको अच्छा लगेंगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उसकी एक मीनिंग है कि बुरे लोगों को अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको बुरी चीजें ही अच्छी लगती हैं। तो ये ऐसा कुछ है, पैराडॉक्स ऐसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है इन तीनों का ही हमने एक कह लो कि साथ में रख के इसको कंपेयर करने की बात की है। ओके, हाँ, तो कंट्रास्ट ही तीनों में कंट्रास्ट देखने को मिलता है आपको। एक ऑक्सीमोरन में आपको अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को साथ में रखा मिलेगा आपको, एक ही फ्रेज में मिलेगा। एंटीथेसिस में देख लो कि हम अपोजिट कॉन्सेप्ट को एक ही सेंटेंस में रखते हैं, लेकिन एक फ्रेज में नहीं रखते। यहाँ पे सेम फ्रेज में रख रहे थे, यहाँ पे सेम फ्रेज में नहीं रख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल ऐसा एग्जांपल है। पैराडॉक्स में क्या है कि हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जो अपने आप में ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को वर्ड्स को कुछ तो रख रहे हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सेंटेंस है वो अपने आप में ही क्या है कि वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। नाउ क्लाइमेक्स वर्ड आपने काफी बार सुना होगा कि जब हम किसी स्टोरी के किसी नैरेटिव के पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं, जहां से एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वहां से एक डाउनफॉल होता है, वहां से चीजें अच्छी हो जाती हैं या बुरी हो जाती हैं। ओके, अगर हैप्पी एंडिंग वाली मूवी होगी, कॉमेडी में होगी, तो वहां पे चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, अगर वहीं पे ट्रेजेडी होगा तो वहां से चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी हीरो के लिए। तो क्लाइमेक्स रिफर्स टू द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन, ड्रामा और इमोशनल इंटेंसिटी इन द स्टोरी, या इन स्टोरी। कि हम एक ऐसे मोमेंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेंशन रहता है, ड्रामा में और इमोशन में। एक इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है स्टोरी में वहां पे। वो ऐसा मोमेंट होता है स्टोरी का जहाँ पे हम आप स्टोरी को आगे कंप्लीट करना ही चाहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे। तो इट इज ऑफन द टर्निंग पॉइंट इन अ नैरेटिव वेयर कॉन्फ्लिक्ट रीचेस देयर पीक एंड लेट टुवर्ड्स रिजोल्यूशन। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा होता है किसी के बीच में, जो वॉर है या जो भी चीजें हैं, वो अपने पीक पे है और वहां से चीजें फिर सही होनी हो जाती है। देखो एक एग्जांपल मैकबेथ का देख लो कि जब मैकबेथ को फाइनल प्रोफेसीज, वो 3 प्रोफेसीज उनको बताए गए, कि आपको कोई नहीं मार सकता, ऐसा उस प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग था। मैकबेथ जो है पूरी तरीके से कह लो पैरानोइया में पागल हो जाता है कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता है, और वहां से उसकी चीजें चेंज होना शुरू होती है। तो दिस इज व्हाट क्लाइमेक्स इज। एंटी क्लाइमेक्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ पर्सोनिफिकेशन की क्या है कि किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स देना, हम किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को, जब हम एक नॉन ह्यूमन एंटिटी को स्पेसिफिकली जब हम ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस, इंटेंशंस, ये सब चीजें देने लगते हैं, तो वहीं पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। लाइक यहाँ पे है कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। नाउ विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ओके, और ये कौन विस्पर्ड कर रहा है? विंड। तो विंड क्या है? एक तरीके का नॉन लिविंग थिंग, ह्यूमन से जो अलग रहे, जो ह्यूमन को छोड़ के चीजें रहती हैं, वो एक तरीके से हम उसको नॉन लिविंग थिंग मान के चलते हैं। ओके, तो द विंड वो विस्पर कर रहा है। अब विस्परिंग काम कौन करता है? फुसफुसाने का काम इंसान का है। वो उसकी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? विंड कर रहा है। तो यहाँ पे विंड को हमने पर्सोनिफाई किया एज अ ह्यूमन, जो कि ट्रीज के बीच में से विस्पर कर रहा है। ओके, तो ऐसे पर्सोनिफिकेशन इसको कहते हैं कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हाँ, नाउ अनदर इज एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी क्या है कि ये एक रेटरिकल डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जहाँ पे हम स्पीकर को, हम स्पीकर जो होता है किसी पर्सन, डेड या एब्सेंट पर्सन को, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या करता है? वो एड्रेस करता है।
उसको मतलब अपनी पोएट्री में उस चीज़ को डायरेक्ट बोलता है। हाँ, लाइक डिजीज़्ड पर्सन जिसको हमने किसी जो पर्सन जो मर चुका है या नहीं है वहाँ पे, तो हम उसको कहते हैं वो कहाँ हो तुम ऐसा करके, या हम किसी मून या बुक को हम एड्रेस करते हैं। या फ़ीट, डेट, टाइम जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम एड्रेस करते हैं, तो वो एपिस्ट्रोफी हो जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लो, मिल्टन, "दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर", तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लंदन की पोएट्री है, लंदन नाम की पोएट्री है, उसकी फर्स्ट लाइन है ये, सोनेट है वो बेसिकली। तो उस समय मिल्टन मर चुके हैं। और जो वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड था रोमांटिक एज, उसमें वो ऑर्डर, वो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन्स ये सब चीजें खत्म हो रही थी। तो वर्ड्सवर्थ याद कर रहे थे, ओके, तो यही वैसा ही कुछ एड्रेस करते हैं मिल्टन को वर्ड्सवर्थ की, आप इस समय जिंदा होते तो चीजें ऐसी नहीं होती। ओके, तो हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस भी देखने को मिल जाएगा, या ओ से स्टार्ट होगा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओके, जिसमें सैली जो है कि वो वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे हम एपोस्ट्रोफी में यूज करते हैं। नेक्स्ट हाइपरबोली है। हाइपरबोली बेसिकली हम जब चीज़ों को एक्ज़ैजरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जब चीज़ों को एक्ज़ैजरेट करते हैं, बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, तो उसी को हम हाइपरबोली कहते हैं बेसिकली। जैसे हमने क्या कहा कि आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है ना? अब 1000 बार नहीं कहा होगा बट हम ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या है? उसी को हम हाइपरबोली कहते हैं कि एक इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए, एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, या किसी चीज़ को एम्फेसिस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो उसको हम जब बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दे रहे हैं, तो उसी को बढ़ा-चढ़ा के बोल दे रहे हैं, तो उसी को हम हाइपरबोली कहते हैं। हुँ। Now, anaphora. Anaphora is a rhetorical or poetic device in which a word or phrase is deliberately repeated in the beginning of successive clauses, sentences or lines. कि एक ही लाइन में या एक सेंटेंस में या एक सक्सेसिव क्लॉजेस में बिगनिंग में कोई एक वर्ड या एक फ्रेज जो है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम एनाफोरा कहते हैं। लाइक व्हाट द हम्बल, व्हाट द हैमर, व्हाट द चैन, व्हाट फर्नेस। ओके, तो ये हमने व्हाट वर्ड बार बिगनिंग में, ठीक है, जब वो एपिस्ट्रफी हो जाएगा, लास्ट में अगर होगा तो वो एपिस्ट्रफी हो जाएगा, इस पे वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम किसी क्लॉज की स्टार्टिंग में या किसी सेंटेंस की या किसी लाइन की स्टार्टिंग में बार बार एक वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, तो उसी को हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे वॉट वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, या चार्ल्स डिकन्स का इट इज द बेस्ट टाइम, इट इज द वर्स्ट टाइम, ये जो एग्जाम्पल है, उसमें भी ऐसा वो आपको देखने को मिलता है एनाफोरा। नाउ ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या है कि ये नाम से ही देख लो कि इसमें क्या होता है कि एक वर्ड जो है उसका साउंड, और उसकी राइटिंग दोनों सेम होती हैं। बेसिकली हमने इस पे बात किया हुआ है कि वर्ड और उसके मीनिंग में, वर्ड और उसका जो मीनिंग होता है उसमें डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है वर्ड और मीनिंग में। अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि फ़ोन को अगर आज हम लोग एरोप्लेन कह रहे होते तो वो एरोप्लेन ही होता। ओके, उसको आज हम एरोप्लेन के नाम से ही बुला रहे होते। तो हम जब जिस चीज़ का, जैसे आपका कोई नाम है, ओके, अब उस नाम से ही आपको बुलाया जा रहा है। अगर स्टार्टिंग में मदर-फादर ने आपका नाम या ग्रैंड पेरेंट्स ने आपका नाम कुछ और रखा रहता तो उस नाम से आपको बुलाया जाता। तो वो डायरेक्ट आपसे उससे लेना-देना नहीं है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपका नाम कुछ हो और वैसी क्वालिटीज़ आप एट्रिब्यूट कर रहे हो। ओके, तो उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है? लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जिनका उसकी मीनिंग से डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? और वो बेसिकली साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जिसमें साउंड और वैसा ही सिमिलर वर्ड भी आपको देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे देखो बज़, ओके, बज़, तो अगर बीज़ को आप सुने तो उनका जो साउंड होता है वो भी बज़ करके ही आता है, या हिज़, तो हिसिंग साउंड जो स्नेक का होता है, तो हिज़, और वो जब वो साउंड करेगा तो वैसा ही। तो कुछ-कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड और मीनिंग एक ही जैसा होता है, जैसा वर्ड हम लिख रहे होते हैं और उसका मीनिंग और उसका साउंड एक ही जैसा होता है सब। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग ओनोमोटोपिया कहते हैं। हाँ, क्या है यहाँ पे देख लो कि ओनोमोटोपिया इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन व्हिच अ वर्ड imitates, resembles और suggests the natural sound of it described, ठीक है? तो ऐसा वर्ड जो कि इमिटेट कर रहा है या रिजेंबल कर रहा है या दिखा रहा है या सजेस्ट कर रहा है नेचुरल साउंड को, ठीक है? किसी नेचुरल साउंड को वो सजेस्ट कर रहा है। ऐसे ही को हम लोग क्या कहते हैं? ओनोमोटोपिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, और भी एग्जांपल्स हैं, हिजिंग है, ओके, स्नोरिंग है, ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। और अनदर वन इज़ पन। फन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ को हम लोग प्ले ऑन वर्ड्स कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि एक ही वर्ड रहेगा, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल जाते हैं, या सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड्स रहते हैं और उसको मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, जैसे ह्यूमर, आयरनी और रेटोरिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, तो ऐसे ही को हम लोग फन कहते हैं। नाउ यहाँ पे देख लो, आस्क मी टुमारो, आई शैल फाइंड मी एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। नाउ ग्रेव मैन, नाउ ग्रेव मतलब होता है सीरियस। ओके, एक ग्रेव का मतलब सीरियस होता है और एक ग्रेव का मतलब कब्र होता है। तो यहाँ पे 2 मीनिंग निकल के आ रही है, एक ग्रीव मैन। तो नाउ ग्रीव मैन बेसिकली क्या है कि अगर तुम मुझसे कल बात करोगे तो मैं एक बहुत ही सीरियस, कंटेंट, नॉलेजेबल पर्सन हो जाऊँगा। ओके? या तो मैं कहाँ मिलूँगा? कब्रिस्तान में मिलूँगा। ओके? ओके, तो देयर।
तो ये क्या है कि हमने यहाँ पे एक ही वर्ड है, उसको हमने 2 मल्टीपल मीनिंग्स के तौर पे उसको यूज़ किया है। ओके, तो इसी को हम पन कहते हैं, जहाँ पे एक वर्ड के कई मीनिंग्स निकल रहे होते हैं या एक साउंड के कई एक ही साउंड जैसे वर्ड्स रहते हैं, उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। तो ये पन होता है। हुँ, नाउ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है, ये साउंड के बेसिस पे है, साउंड से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड जो है कि पूरे बिगिनिंग में किसी कनेक्टेड वर्ड्स के बिगिनिंग में एक रिदमिकल इफेक्ट देने के लिए वो बार-बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, द हॉल ऑफ द हार्ट, द हॉन्ट ऑफ द हैप्पी। ओके, यहाँ पे ह साउंड जो है आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में आ रहा है, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं बीच में आएगा तो वो अलिटरेशन नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो या और ये चीज़ याद, 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहली चीज़ कि अलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड जो है कि वो रिपीट करेगा। दूसरी चीज़ कहाँ रिपीट करेगा? तो वो बिगिनिंग में रिपीट करेगा। ओके, किसी वर्ड के बिगिनिंग में आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे हॉल में देख लो, हार्ट में देख लो, हॉन्ट में देख लो, हैप्पी में देख लो, सभी जगह पे स्टार्टिंग में है और सभी ह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन, अलिटरेशन ऐसे काम करता है। ओके, नाउ दूसरा है यहीं पे एज़ोनेंस। एज़ोनेंस क्या है कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड था वहाँ पे, यहाँ पे वोवेल साउंड्स हैं और वो ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो, वो बीच में वर्ड के बीच में भी आ जाएँगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इन, ऐ, ओके, रेन, स्पेन, मेनली, प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे एन एन साउंड जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा है और ये एक वोवेल है। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स में आ रहा है, बीच में आ रहा है, बिगिनिंग की बात नहीं है यहाँ पे। तो अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड और बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है, एज़ोनेंस में वोवेल साउंड और वर्ड नियर बाय वर्ड्स में रिपीट हो रहा है वो। रिपीटिशन है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो वर्ड्स के अंदर रिपीट करेगा। वहां पे बिगनिंग में कर रहा था एलिट्रेशन में, यहाँ पे बीच में करेगा। ओके, तो दिस इज, और कैसे पहचानेंगे इसको, बहुत अच्छा तरीका है रिमेंबर करने का इसको। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड कैन बी अपीयर एनीवेयर, कहीं भी आ सकता है। ओके, एजोनेंस वाउल साउंड एनीवेयर विद इन अ वर्ड, वर्ड के बीच में कहीं भी हो सकता है। एलिट्रेशन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग, किसी भी वर्ड के बिगनिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे ही लर्न करो। एग्जाम्पल्स देख लो, तीनों का एक ही में है। ओके, एग्जांपल देख लो, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर। अब यहाँ पे स साउंड जो है स्टार्टिंग वाला, ये क्या कर रहा है, ये रिपीटिशन, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में देख लो, स साउंड जो बाद में सेल्स, ये या बीच वाला जो सेल है, ओके, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम बोल सकते हैं। एजोनेंस के लिए, ओके, ई सेल्स में ई जो साउंड है वो आ रहा है। ओके, सो दैट इज तीनों का एग्जांपल है कि मैं आपको देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा क्या था कि हमने जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमने अपने जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं, जिसमें हमने सभी को 3-4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स में हमने पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। उसमें आप जाके उनको डिटेल में देख सकते हो। ओके, और जाने से पहले एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर? मेटाफर का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ओके, और सही ऑप्शन को आप कमेंट में लिखोगे। और जिसका सही होगा उसको हम लोग एक हार्ट या लाइक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।